द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ चेन्नई से शरीक गुफ्तगू हैं निरुपमा सुब्रमण्यम। वो एक जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान में रह चुकी हैं। 2006 से 2010 तक वो द हिंदू की कॉरेस्पॉन्डेंट थी इस्लामाबाद में। उसके बाद उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन किया और अब वो अपना वक्त दिल्ली और चेन्नई में गुजारती हैं। थैंक यू वेरी मच निरुपमा। शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इस प्रोग्राम में आपने शामिल किया। थैंक यू वेरी मच। द प्लेजर इज माइन। तो मुझे ये बताइए, जब आप पाकिस्तान आई तो क्या प्री कंसीव्ड नोशंस थे आपके, और क्या लगा फिर जब आप पाकिस्तानियों से मिली? तो वर दोज प्री कंसीव्ड नोशंस कंफर्म्ड या डिफरेंट थे, रियलिटी वाज डिफरेंट? और कैसे आपने तैयारी की थी यहाँ आने से पहले? बिकॉज साउथ में पाकिस्तान के हवाले से उतनी इंटरेस्ट नहीं होती जितनी नॉर्थ इंडिया में है। जी, तो मुझे करीब 1 साल मिला तैयारी करने के लिए, क्योंकि मुझे बताया गया कि अगले साल आप जाओगे पाकिस्तान। तो मैंने किताबें पढ़ी पाकिस्तान पे, एक तो जिन्ना के ऊपर, पाकिस्तान, फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, ऑल दोस थिंग्स, एंड देन करंट सिचुएशन जो उस वक्त था वो भी बहुत मैंने फॉलो किया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हिंदू के पहले ही होते थे वहाँ पे, मुरलीधर रेड्डी। तो उनकी राइटिंग्स भी मैंने बहुत पढ़ना, मतलब पहले भी पढ़ती थी, पर उस टाइम मैंने बहुत ज्यादा क्लोजली पढ़ना शुरू किया। और बाकी जो करस्पॉन्डेंट रह चुके थे वहाँ पे, जैसे अमित बरुआ, केशव मेनन, इन सब से भी मैंने सलाह मशवरा किया कि क्या करना चाहिए मुझे, कैसे वहाँ पे कैसा सिचुएशन होगा, क्या चैलेंजेस होगी, और बाकी ये सारा कुछ। और वैसे मैं ये बता दूं कि के के साथ फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट रहना एक कोई इतना, एक्चुअली इट्स अ वेरी इजी थिंग, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें ईज आउट कर देते हैं आपके लिए। आपका घर और योर रेंट, ऑल दैट इज रियली टेकन केयर ऑफ, सो यू डोंट हैव दोस चैलेंजेस। जैसे मैं श्रीलंका में भी रही एज कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर द हिंदू, और यहाँ पे भी, पाकिस्तान पे भी। सो half the issues are taken care of by the organization, which is really a great help. Yeah. So और ये I read a lot. जी, बड़ी बात है ये कि हिंदू की इतनी एक्सेलेंस है जर्नलिज्म के साथ। आई मीन, हैविंग अ फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट इज लाइक मेंटेनिंग एन एम्बेसी और एम्बेसडर। तो No, I wouldn't say it's like maintaining an embassy or ambassador. It's one person basically, or if the person is a family person, तो उनकी family होगी वहाँ पे, उनके बच्चे होंगे शायद। और हिंदू was an organization जिसके बहुत सारे foreign correspondents होते थे। यूरोप में होते थे, अभी भी उनके पास 3-4 जगहों पे है, श्रीलंका, पाकिस्तान, नहीं सॉरी नॉट पाक, श्रीलंका, चाइना, वॉशिंगटन, लंदन में भी है मेरे ख्याल। अर्लियर बहुत ज्यादा होते थे, सिंगापुर में एक होता था जो साउथ ईस्ट एशिया कवर करता था, और यूरोप में एक होते थे, और लंदन में, और आई थिंक एट वन पॉइंट साउथ अफ्रीका में भी थे कोई। तो ये जैसे जैसे टाइम चलता गया और न्यूज़पेपर्स की इकोनॉमी श्रिंक होती गई, और ये सारा बंद हो गया। अब सिर्फ हिंदू के पास, अभी भी सिर्फ हिंदू के पास ही फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं। जैसे मैंने कहा, कोलंबो में, और बीजिंग में, और वॉशिंगटन में तो पक्का पता है मुझे, और लंदन में भी शायद कोई है, उनके स्ट्रिंगर होंगे शायद ये। अच्छा, आपने इंटरेस्टिंगली जितने भी 3 जर्नलिस्टों के नाम लिए हिंदू को जिन्होंने इस्लामाबाद में रिप्रेजेंट किया, तो आई हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग देम ऑल। तो ये मुझे बताइए कि टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार है, नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड। जो उसकी प्रिंट सर्कुलेशन है वो 28 लाख के करीब है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स से भी काफी ज्यादा है। तो उनके कितने कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं ओवरसीज? उनके सिर्फ वॉशिंगटन में है। वो बहुत सालों से वहां रहे हैं, और मेरा ख्याल नहीं कि वो कहीं और उनका है कॉरेस्पॉन्डेंट। मैं अभी सोचने की कोशिश कर रही हूँ, पर आई डोंट थिंक। उनके भी होते थे पहले, पाकिस्तान में होते थे, 90s तक तो होते थे। सुनील नरूला
कई लोग जानते होंगे उनको पाकिस्तान में अभी भी, और कोलंबो में होते थे। और सो बट जैसे मैंने कहा, जैसे इन्होंने इकोनोमाइज करना शुरू किया, डाउन साइज करना शुरू किया, पहला जो उसमें विक्टिम था एज इट वर, वो फॉरेन ब्यूरोज थी इनकी। तो बहुत लोगों ने उसको फॉरेन ब्यूरोज को एक्सपेंडेबल समझा और बंद कर दिया। दिस वाज अ टाइम, ironically this was a time 90s, जो इंडिया एक्चुअली वाज अपनी इकोनॉमी को ओपन आउट कर रही थी टू द वर्ल्ड, एंड एट दैट टाइम also it somehow it coincided with India going more local। और अब तो न्यूज इतना हाइपर लोकल हो गया कि मतलब नेबरहुड्स की पेपर्स निकलती हैं। राइट। मतलब सो टाइम्स ऑफ इंडिया, द बिगेस्ट न्यूज़पेपर, इज अ बिग प्रैक्टिशनर ऑफ हाइपर लोकल न्यूज जिसे कहते हैं। जी, और मुझे याद पड़ता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के जो वाशिंगटन में कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनको भी मैं मिला अनवर इकबाल के साथ सीमा सरोही के घर पे। जी, चिदानंद राजघटा। Probably, I don't remember his name, but I think he represented the Times of India. अच्छा, दैट्स राइट। आपके यहाँ जो है सबसे बड़ा अखबार जो है वो हिंदी का है, उसको क्या कहते हैं? भास्कर। हाँ, दैनिक भास्कर। दैनिक मीन्स डेली। डेली। जी। और उसकी सर्कुलेशन है कोई 45 लाख, 4.5 मिलियन। जी। और एक रीजनल पेपर है आपका जिसका बड़ा पहले चर्चा होता था, अब शायद कम होता है, मलयाला मनोरमा, जिसकी जी। 23 लाख सर्कुलेशन है। जी, एक तो 23 लाख इसलिए भी है मलयालम मनोरमा, आप देख लीजिए, मलयालम इज स्पोकन बाय ओनली द पीपल इन केरला, एंड दैट इट हैज सच अ बिग सर्कुलेशन। ये इसलिए क्योंकि वहां पे मैक्सिमम लिटरेसी है, और इट्स अ वेरी पॉलिटिकली कॉन्शियस एंड अवेयर स्टेट। तो वहां पे लोग हर जगह अभी भी जब अखबार पढ़ना, एक अभी लोग अखबार इतना नहीं पढ़ते, मतलब हार्ड कॉपीज कोई नहीं पढ़ता, लोग फोन में ही हेडलाइंस को देखते रहते हैं। पर अभी भी आप अगर केरला जाएंगे तो वहां पे आपको हर टी शॉप या कोई भी वे साइड जगह पे आपको लोग दिखेंगे जो एक्चुअली अखबार पढ़ते दिखेंगे आपको। वो एक बहुत रेयर साइट हो गया, पूरे इंडिया में रेयर साइट है। और जो ये दैनिक भास्कर, आप ये समझ ले वो हिंदी का पेपर है, बट हिंदी स्पोकन अक्रॉस मेनी मेनी स्टेट्स, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, और दिल्ली ऑफ कोर्स, और सो हरियाणा। तो उसका सर्कुलेशन जो आप कह रहे हैं 34 लाख, वो फैला हुआ है अक्रॉस सो मेनी स्टेट्स, whereas मलयालम मनोरमा इज इन वन स्मॉल स्टेट। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि केरला का लिटरेसी रेट बहुत बहुत जमाने से तो बहुत हाई रहा है। जी। जी, मैंने अभी जो सर्कुलेशन फिगर्स देखे तो भास्कर की कोई 4.5 मिलियन सर्कुलेशन है। दैट इज प्रीटी इम्प्रेसिव। तो दैट्स ये इंटरेस्टिंग। बताइएगा कि उनका जो एडिटोरियल स्टैंडर्ड है, उनका खबरों का जो स्टैंडर्ड है, कोई फैक्ट चेकिंग का मैकेनिज्म होता है, या हमारे जैसे उर्दू अखबार हैं उसी तरह का उनका भी सिस्टम है? नहीं, उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, उनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स हर जगह होते हैं, और editorial lines are editorial lines. I don't want to comment on editorial lines, but they have a lot of correspondence. उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, और they are also they break a lot of stories, or they are very they are out there, मतलब they are out there। जो उनका एडिटोरियल स्टांस होगा, या जो उनका जो उनकी पॉलिसी होगी, इस पे every paper has some policy, so I don't want to go there, but it is जो इन्फ्लुएंसर का रोल प्ले करता है, वो दैनिक भास्कर बहुत ज्यादा प्ले करता है। और सोशल मीडिया में भी उनका बहुत प्रेजेंस है, वीडियोस भी होते हैं उनके, बहुत चलते हैं। तो दे हैव अ ह्यूज प्रेजेंस, या, एंड दे आर यू the reason they are important also is they are in the most politically influential
नॉर्दर्न इंडिया काउ बेल्ट जिसे कहते हैं, वहां पे उनका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, जैसे क्योंकि यूपी और बिहार और मध्य प्रदेश और वगैरह। यहाँ पे बहुत से लोग ये सपोज कर लेते हैं कि जिस तरह से हमारे उर्दू अखबार जो हैं वो एंटी हिंदू हैं या एंटी इंडिया हैं, उसी तरह से भास्कर भी जो है वो एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम होगा। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था। जी, एक तो ये कम्युनलिज्म जो है वो तो मतलब it is it has been latent in India for some time, and it comes out, बाहर निकल के आता है, आप पढ़ते हैं, जगह जगह पढ़ते हैं, और जगह जगह उसकी झलक नजर आती है इन एक्शंस, अब लोगों के एक्शंस पे नजर आती है, लोग जो बातचीत करते हैं उसमें भी नजर आती है, अब उसमें भी सुनने को मिलता है। तो इंडिया इज नॉट एन ओएसिस ऑफ हिंदू मुस्लिम पीस, और ये न्यूज़पेपर्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। इट इज और पिछले कई वर्षों से देयर हैव बीन सो मेनी इंसिडेंट्स, कभी लिंचिंग्स होती हैं, कभी कोई और टेंशन्स होता है, कभी खाने को लेके होता है, या कभी लव जिहाद को लेके। आई मीन लव जिहाद, आई इट्स अ मेड अप वर्ड, देयर इज नो सच वर्ड, बट इट इज अ मेड अप वर्ड। एंड मैं जो आपको कह रही हूँ कि ये जो टेंशन्स हैं उसकी वजह से ये मेड अप वर्ड है। एंड इस सारा को लेके ये सारा कुछ पेपर्स में भी रिफ्लेक्ट होता है, एक काइंड ऑफ पेपर्स में रिफ्लेक्ट होता है। तो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनी इंडिविजुअल न्यूज़पेपर, बट आई एम श्योर व्हाट हैपेंस इन सोसाइटी, व्हाट हैपेंस इन पॉलिटिक्स, वो सारा रिफ्लेक्ट होगा ही मेरे पेपर्स ख्याल में में भी। अच्छा आइडिया होगा कि कोई ऐसा इदारा हो विच कंपेयर्स इंडियन न्यूज़पेपर्स एंड पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स, उनको मॉनिटर करता हो कि किस तरह से वो डिफरेंट इश्यूज को कवर करते हैं। मसलन हमारे यहाँ इस हवाले से मुझे लगता है कि काफ़ी सेल्फ राइचियसनेस भी है। हम क्रिटिकली अपने पेपर्स को नहीं देखते। मसलन हमारा एक पेपर है नवाए वक्त ना, हम्म। उसमें 2003 में उन्होंने एक एक वो था, एक बुकलेट था जिसको उन्होंने सीरियलाइज किया, और उस बुकलेट का टाइटल था हिंदू क्या है और क्या चाहता है। गुलाम अहमद परवेज, ए सपोजडली इन इस्लामिक स्कॉलर, लिबरल इस्लामिक स्कॉलर, कुरानिक स्कॉलर, उन्होंने वो लिखा था प्रॉबेबली इन द 50s। तो उन्होंने ये लिखा कि हमारे नौजवान हिंदुओं को पैकरों के धोखे में इंसान समझते हैं, यानी वो नजर आते हैं इंसान तो वो इनको इंसान समझ बैठते हैं, हालांकि वो बहुत ही खौफनाक जो है वो ब्लड थर्स्टी डीमंस हैं और पता नहीं क्या क्या ना। सो इस तरह की लैंग्वेज जो है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंडियन पेपर जो है मुसलमानों के बारे में ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करे और फिर इट वुड नॉट गेट अवे विद इट। नो, आई डोंट थिंक ये इस तरह का लैंग्वेज होता है, बट यूजुअली ये जो जो कन्फ्लेशन है ना बिटवीन पूरे वर्ल्ड में होता है ये, और एक तरह का ये जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेररिज्म एंड मुस्लिम्स, ये बहुत ज्यादा होता है, और ये हमारे टेलीविजन चैनल्स पे दिखता है, और हमारे इन सम न्यूज़पेपर्स यू कैन सी इट रिफ्लेक्टेड। तो ये इस तरह का कम्युनलिज्म बहुत ज्यादा होता है कि टेररिस्ट, जिहादीज, इस तरह का लैंग्वेज यूज करते हैं लोग बहुत ज्यादा। एंड so this is a problem, and that is why I'm saying, जैसे आप कह रहे थे कि वाई वक्त ने ये सीरियलाइज किया, I think that is why it is very critical to for our media to have representation in each other's countries, मतलब हमारे यहाँ से आपके यहाँ हो और आपके यहाँ से हमारे यहाँ हो, तो कंट्री को थोड़ा होलिस्टिकली समझ लें कि क्या क्या होता है। मैं जब गई पाकिस्तान, तो सब मतलब से यू गोइंग टू पाकिस्तान, व्हाई यू गोइंग टू पाकिस्तान, इट्स सो डेंजरस, ये वो। और बट मैं जब वहां मैंने लैंड किया, और जब मैं सबसे मिली, और मेरे इतने दोस्त बन गए 4 साल में, दैट आई फेल्ट एब्सोल्युटली, आई हैड
I felt secure. I felt I was happy there. I was working a lot. इतना काम था, इतना मतलब every day I would be filing stories. People were out to help me. जो पूरी जर्नलिस्ट बिरादरी है वहाँ पे पाकिस्तान में, I got a lot of help from everybody. And so the thing is to understand each other's countries. ये जो है हमारे यहाँ शायद I think universities और colleges में ये जो एक होता है, एक सब्जेक्ट होता है एरिया स्टडीज, जिसमें वी शुड बी स्टडीइंग पाकिस्तान एज वेल, बट आई डोंट नो इफ हमारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में ये है अभी भी। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोग अब फैशनेबली अब करते हैं स्ट्रेटेजिक स्टडीज, बट आई थिंक बिफोर यू डू स्ट्रेटेजिक स्टडीज यू ऑल्सो or the strategic studies need to go hand in hand with area studies also, कि पहले आप समझें इस country को, you have to understand the country a lot. And I think having media representatives in each other's countries ये बहुत ज़्यादा help भी करता है, because journalists bring more dimensions into their coverage जो वहाँ पे based होते हैं, and so there is that angle to it actually. अच्छा, ये बताइए कि जब आप पाकिस्तान आई, ठीक है कि जर्नलिस्टों ने आपको हेल्प किया, लेकिन जो आम लोग हैं, क्या उनमें आपने एंटी इंडियनिज्म देखा, और वो किस हद तक उनकी इंफॉर्मेशन फैक्चुअल थी, नहीं थी? नहीं, कोई एंटी इंडियनिज्म मैंने नहीं देखा, पर थोड़े मिसकंसेप्शंस थे कि हिंदूज क्या होते हैं। मेरे को याद है कि मैं जब F6 में रहती थी, तो वर्किंग डे, मतलब मैं घर से ही काम करती थी, एक कमरा था जो मेरा ऑफिस था, और कोई बार बार आके गेट पे बेल बजा के चला जाता था। तो एक दिन मैंने 2-3 बच्चे थे नेबरहुड से, उनको मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो आप, बार बार घंटी बजा रहे हो। नहीं, हम अंदर आ सकते हैं? जरूर, आप आइए अंदर। तो वो अंदर आए। फिर उन्होंने कहा कि आपका पूजा कहाँ है, आपके घर में पूजा है, आपके घर में मूर्ति है। वो शायद टीवी, उन उन दिनों वो इंडियन सीरियल्स आपके यहाँ बहुत चलते थे, तो इंडियन सीरियल शायद देख लिया होगा। तो वो देखना चाहते थे ये सारा कुछ, मूर्तियां हैं कि कहाँ पूजा, कहाँ होता है आपके यहाँ पूजा, कोई है, कोई पूजा घर है आपके यहाँ। तो मैंने उनको कोई मूर्तियां दिखाई, वो मेरे लिविंग रूम में थी। 2-4 मूर्तियां मैंने वहां रखी हुई थी, तो मैंने कहा ये है यहाँ पे, ये है हमारी मूर्तियां, तो इसकी पूजा करते। सो पीपल वर क्यूरियस इन दैट सेंस। और एक तो वो जस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, पीपल वर आल्सो क्यूरियस कि आप कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, और मतलब क्या क्या होता है सब, मतलब हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, इस तरह की क्यूरियोसिटी भी थी। सो आई आई गैदर दैट पीपल डोंट नो अ लॉट अबाउट इंडिया, and and again I just wish that this thing could be corrected. I'm sure even though there were serials at that time, like these mega TV shows, kabhi kabhi kya tha, kabhi saas bhi bahu thi type of TV shows that were being shown in Pakistan. One day the lady who was working for me, who was cooking for me, she said अब तो आपका फास्ट होगा, मतलब आप तो खाना नहीं खाएंगे आज। मैंने कहा क्यों नहीं? नहीं, वो टीवी पे मैंने देखा था कि आज से 10 दिन के लिए आपका वो है, आप खाना नहीं खाएंगे। मैंने कहा नहीं, मेरा नहीं है, आप बनाइए जरूर मेरे लिए खाना। तो इस तरह का ना थोड़ा सा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, एंड आई आई गैदर दैट, आई अंडरस्टैंड दैट इंफॉर्मेशन कैन नेवर बी कंप्लीट। पर वो भी जो भी थोड़ा कुछ उस टाइम में होता था ना, एक्सचेंजेस आपके यहाँ पे, टीवी शोज जो टीवी सीरियल्स एपिसोड्स, हम सफर और ये सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलता था, और हमारे यहाँ के शोज आपके यहाँ देखने को मिलते थे। अब वो भी शायद नहीं है, अब वो भी नहीं देखने को मिलता। तो इससे भी थोड़ा बहुत एजुकेशन हो जाता था, पर अब ये नहीं है। जी, मैंने अभी जो है चंद मिनट पहले इस प्रोग्राम के शुरू करने से
2-3 अखबार इंडियन एक्सेस करने की कोशिश की, जिसमें से द टाइम्स ऑफ इंडिया था, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस। तो मैसेज मुझे मिला, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, यानी ईच टाइम आई गॉट दिस मैसेज। अलबत्ता द हिंदू जो है, द हिंदू का मुझे उसने पूछा आर यू अ ह्यूमन, और उसके बाद वो वेरिफिकेशन वाला चक्कर था कि घोड़े की तस्वीर जो है उसको क्लिक कीजिए, एंड द हिंदू ओपन बट अदर न्यूज़पेपर्स वुड नॉट ओपन। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो क्या पाकिस्तानी पेपर्स जो हैं इंडिया में इजीली आप उनको एक्सेस कर सकते हैं? जी, मैंने मैं डॉन तो रेगुलरली देखती हूँ, द न्यूज़ देखती हूँ, नेशन भी कभी कभी देख लेती हूँ, और काफी और जो साइट्स हैं, ऑनलाइन साइट्स, वो भी देखती हूँ मैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स तो रेगुलरली देखती हूँ मैं आपकी तरफ से। और कभी एक आध बार हुआ है कि जो गवर्नमेंट साइट्स हैं आपकी वो नहीं एक्सेस हो पाई, तो लैपटॉप से नहीं हो पाई तो मैं फोन से मैं ट्राई करती हूँ, तो फोन में कभी मिल जाता है। तो आई डोंट नो व्हाट, हु इज ब्लॉकिंग व्हाट, वेयर द प्रॉब्लम इज। तो ये मुझे ठीक तरह समझ नहीं आया। बट ये अच्छा, जब प्रॉब्लम कभी कभी होता है यहाँ पे। हाँ हाँ, तो जब आप पाकिस्तान में थी, तो क्या कभी किसी ने कश्मीर इशू पे आपसे बात की, ये अरे, कहा बहुत कि कश्मीर बहुत का मसला रिजॉल्व हो जाए तो फिर दूध और शहद की नहरें बहेंगी दोनों मुल्कों के दरमियान? बहुत 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 बार, बहुत लोगों के साथ इस पे इतनी डिस्कशंस होती थी कश्मीर पे, और क्यों कश्मीर, और क्या हो रहा है वहां पे, और ये सारा कुछ। ये तो एक स्टेपल था सारे हम्म, डिस्कशंस का। अम, कि यही लोग कहते थे कि आप क्यों उसको लेके बैठे हो, और यू नो, बाय you you're repressing people so much. There are, human rights violations there. Army is sitting there. It's an occupied place. I used to hear this a lot. Uh, yeah, I used to hear this. So this was always there, but these were all friendly discussions, and we used to argue this out, um, about uh, uh, about the importance of Kashmir for India as well. And I would tell my friends at that point that, I mean, they all call themselves secular Pakistanis. They said they were secular Pakistanis. So I said that if you are a secular Pakistani, then you should have no problem with India's, that the Kashmiri accession to India, because it was accessing to a secular state. Uh, what is the future of secularism in Pakistan? You have nothing to offer in that sense. हम्म। So for that reason, also I think at that point it was very necessary for India to show that Muslims can stay in. There's a Muslim majority state, and it can be part of India, and it will be part of India. So there was an accession. There was that state became part of India. What happened to that state subsequently and in recent years can, I mean, now it's a matter of fresh discussion. और इसमें और भी complications आ गई हैं, और some people say complications, some people say, well, it's the problem is solved actually. So I mean, if you want to ask me questions about that, we can talk about that as well. तो उसपे क्या कहते थे वो लोग जो आपसे डिस्कशन और डिबेट करते थे, जब आपने कहा कि भाई आप सेकुलर हो, तो पाकिस्तान तो सेकुलर स्टेट नहीं है, तो उनका क्या आर्गुमेंट होता था कि व्हाई शुड कश्मीर ज्वाइन अ रिलीजियस स्टेट, एन So no, इस्लामिक I स्टेट? mean, these are not these. I can't really recall. But the main thing was कि आप लोग जुल्म कर रहे हो वहाँ पे, by sitting there and by occupying this land. uh, आप लोग जुल्म कर रहे हो, आप लोग लोगों को अप्रेस कर रहे हो, उनका फ्री विल आप समझ नहीं पा रहे हो या समझना नहीं चाहते हो। तो मेरा यही कहना होता था कि अब मतलब दिस वाज 2000, टू लोकेट इट एग्जैक्टली इन टाइम, 2006 और 2010 के बीच में मेरा यही कहना होता था कि वहां कौन पाकिस्तान ज्वाइन करेगा, जो आप बलूचिस्तान में कर रहे हो, या जो आपने
जो आपकी तरफ जो कश्मीर है उसका पूरा एथनिसिटी चेंज हो गया वहां पे. So what is the Kashmiriyat you're promising to Kashmiri people? I mean, these used to be my arguments, and also, uh, these were all friendly discussions. ये कोई इसमें कोई हम लोग डिसीजन मेकर्स तो नहीं थे इस तरह से. But there was also in the backdrop that the two countries at that time had arrived at this very workable kind of solution that you can't change the borders, you can't change lines on a map, but what we can do, meaning ke, we can't take back the territory, you can't take territory from us, we can't take back territory from you. So this was well understood at that time. और उस फ्रेमवर्क के अंदर उन्होंने both countries sat together और उन्होंने बैक चैनल डिस्कशंस में उन्होंने अच्छा सा एक वर्कबल सॉल्यूशन पेश किया, जो मैं अभी तक मानती हूँ कि वही सॉल्यूशन है इसका, कि इंटर फॉर दैट इज बिटवीन बोथ साइड्स देयर शुड बी एक्सचेंजेस. दोनों तरफ से मिलिट्री को स्केल डाउन करो और have more trade, have more people to people contact between the two sides of of Kashmir, and this will lead to this will become a solution, a long term solution for Kashmir. So this was in the background, and I thought even now I think this remains a very very workable solution to the Kashmir issue. अच्छा, 2010 में आपका वीजा एक्सटेंड नहीं हुआ और आपको वापस जाना पड़ा. अगर वीजा एक्सटेंड हो जाता तो आप कितनी देर मजीद यहाँ स्टे करते? कोई टाइम तो होता नहीं है, यूजुअली कहते हैं 3 years, बट जब उनको कोई नजर नहीं आता कोई ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट तो वो रहने देते हैं आपको. मेरे प्रीडिसेसर जो थे मुरलीधर रेड्डी, वो 6 साल रह के गए थे. मैं श्रीलंका में बहुत साल रही. तो ये ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं होता. यूजुअली एक 3 years का मान के चलते हैं कि 3 years तो एटलीस्ट रहेंगे और उसके बाद देखी जाएगी. तो तो मुरलीधर जब कहाँ है अभी? मुरलीधर रेड्डी दिल्ली में होते हैं. किस पेपर के साथ, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? वो शायद फॉर्मली कोई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है क्योंकि वो हिंदू से रिटायर हो गए मेरे को लगता है. बट he's probably writing here and there, and he's not with an organization is my impression. Okay. बट मैं ये कहने वाली थी जो आपने जिक्र किया कि वो जब उन्होंने मुझे बताया 2009 में बताया मुझे अगस्त में कि हम आपका वीजा एक्सटेंड नहीं कर रहे. मेरा वैसे मई में एक्सपायर हो चुका था, पर हम फरवरी में अप्लाई करते थे फॉर एक्सटेंशन और वो सितंबर में जाके वो एक्सटेंशन मिल जाता था until the next year, until next May. तो जब उन्होंने अगस्त में मुझे फोन करके बताया कि हम आपका नहीं एक्सटेंड कर रहे और आप 2 हफ्ते में आप पैकअप करके चले जाइए, तो मैंने कहा आप क्यों नहीं एक्सटेंड कर रहे, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आपके 3 साल खत्म हो गए इसलिए हम आपको वी आर नॉट एक्सटेंडिंग. तो मैंने उनसे कहा कि ये तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन और मेरे बीच में है, तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि हम 3 साल ही रहेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, ये 3 साल ही होता है, बस 3 साल के बाद हम नहीं एक्सटेंड नहीं करते. फिर मेरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उन्होंने देयर वाज एन एक्सचेंज ऑफ लेटर्स and I had a meeting with रहमान मलिक, who was then इंटीरियर मिनिस्टर, और मैंने उनसे कहा कि हमें टाइम दो कि हमारा कोई रिप्लेसमेंट आए, फिर देन आई विल गो. उन्होंने कहा 6 महीने और हम आपको एक्सटेंड कर देते हैं and then you can leave in February 2010. So by that time the organization decided that my replacement, who that replacement would be, and she was able to come within they didn't allow an exchange, meaning a handing over, which is what Murli and I did. Murli
introduced me to all his friends. He introduced me to so many people in government, in outside, all the journalists. It was so nice that it was just a ready-made handover. And I wanted to be able to do the same. मैं भी करना चाहती थी अनीता जोशुआ के लिए कि मैं सारे अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनको भी मैं जानती हूँ मैं सबको अनीता से इंट्रोड्यूस कराऊं, पर वो मौका मुझे नहीं मिला। और मुझे उससे उसके अराइवल के पहले ही मुझे जाना पड़ा, which is okay. I think she managed very well without that also, but it is always a help when you have that kind of handover. और फिर 2014 में जो इंडिया के 2 कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे यहाँ, उनको भी यही मसला हुआ और उसके बाद फिर कोई जर्नलिस्ट इंडियन आया नहीं यहाँ पे, और उस वक्त गालबन कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट दिल्ली में नहीं था। तो क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तानी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट इंटरेस्टेड, आर विलिंग टू हैव कॉरेस्पॉन्डेंट्स इन इंडिया? तो जो 2 पाकिस्तानी कॉरेस्पॉन्डेंट थे पहले थे, आई थिंक 8 तक थे या 7-8 तक तो थे। दोनों स्टेट एजेंसी से थे। एक तो रेडियो पाकिस्तान के होते थे और एक एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान से एक कॉरेस्पॉन्डेंट थे। और आई डोंट नो व्हाट द डिसीजन मेकिंग इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में था। वो वाइंड अप करके चले गए। मेरा ख्याल था थोड़ा ये कॉस्ट कटिंग भी था। मेरे को लगता है पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज भी था। सो देयर वाजंट एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जंग की तरफ से नहीं था कोई या डॉन की तरफ से नहीं था। सो देयर वाज दैट इशू। उसके बाद कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट मीनिंग प्राइवेटली रन न्यूज़पेपर्स सच एज डॉन या जंग या जियो या इनकी तरफ से यहाँ पे आई डोंट थिंक कोई एफर्ट था किसी को पोस्ट करने का। जो 2 स्लॉट्स थे वो दोनों स्टेट रन मीडिया के ही लोग आते थे यहाँ पे, एपीपी का और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। मुझे याद पड़ता है कि जंग का भी एक कॉरेस्पॉन्डेंट होता था, बहुत अरसा वहां रहा वो, वहीद हुसैनी मेरे ख्याल में उसका नाम था, और मैं एक दफा दिल्ली में उनसे मिला भी। कौन से साल में? उससे पहले ही होगा वो जो आपने कहा 2007-8 ना। तो ये पाकिस्तानी थे कि इंडियन थे? जी पाकिस्तानी थे। और डॉन का एक स्ट्रिंगर है वहां पे, जावेद आई थिंक इज हिज नेम। जावेद नकवी, या जावेद नकवी साहब डॉन के लिए काम करते रहे हैं, अभी भी शायद कर रहे हैं, कॉलम्स लिखते हैं अपने। हाँ जी। अच्छा ये बताइएगा कि क्या उसके बाद आपने कोशिश की पाकिस्तान विजिट करने की जब आप यहाँ से चली गई 2010 में? हाँ, एक आध बार कोशिश की। इलेक्शंस जब आए थे 2013 में तब बहुत कोशिश की। और कोई एक ट्रैक 2 का भी कुछ था, पग वॉश का था, कोई मीटिंग था शायद, उसके लिए भी कोशिश की। मतलब उन्होंने मेरे को इनवाइट किया तो मैंने कहा आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट, एंड देन वो फिर पर दोनों टाइम जो मेरे को वीजा नहीं मिला। बहुत लोग गए इलेक्शन कवर करने यहाँ से, इंडिया से, पर मुझे वीजा नहीं मिल पाया। और जब मैंने पता किया कि क्या हुआ है, क्यों वीजा नहीं दे रहे, तो जनरली मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक किसी ने नहीं बताया, पर जनरली द मैसेज आई गॉट वाज, मुझे कन्वे किया गया कि आप ब्लैक लिस्ट में हैं कोई। तो हैरानगी तो हुई मुझे, बट I mean, there's no way to appeal against something like that. वीजा देना एक प्रेरोगेटिव होता है किसी भी कंट्री का, तो वो रह गया फिर। तो बड़ी हैरानी की बात है ये वाकई कि आप तो कोई वो एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडिस्ट नहीं थी कि जिनसे उनको खतरा होता या जिसका कोई इस तरह का पास्ट होता, तो यू आर क्वाइट अ मॉडरेट पर्सन, तो क्यों आपको उन्होंने ब्लैक लिस्ट पे रखा? तो देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन फोर्थकमिंग? डिड यू राइट टू द एम्बेसडर और हाई कमिश्नर? No, I didn't write. Sometimes I've asked, but nobody knows these things really. No one knows. And I am not really, I don't
Like, sometimes people ask you, what did you do? हम्म, Well, it's not for me to say what I did. You tell me, you have put me on the blacklist. You tell me हाँ what हाँ you think I did, right? हाँ हाँ। So this is why I don't ask also. और ये भी And बड़ी अजीब बात है कि सिर्फ 2 कॉरेस्पॉन्डेंट्स हो सकते हैं फ्रॉम ईच कंट्री। 5 क्यों नहीं हो सकते, 7 क्यों नहीं हो सकते, 10 क्यों नहीं हो सकते? Shakil, this is my question too, because मैंने जैसे पहले भी कहा कि these are the two countries that need so much understanding between them. एक हम्म मतलब जो holistic understanding जो जितना मीडिया दे सकता है उतना उसको देना चाहिए. But हम्म I think we are become so happy to misunderstand each other. हम हम्म लोग इसी में खुश रहते हैं कि जो हमारी प्री कंसीव नोशंस हैं कभी कंफर्म होती हैं, कभी नहीं भी होती हैं, पर जब कंफर्म हो जाती हैं तब हम कहते हैं ये हो रहा है, एंड वी फील विंडिकेटेड कि बस हम्म। आई टोल्ड यू सो, कि यही होता है पाकिस्तान में या यही होता है इंडिया में. सो दिस इज समथिंग दैट रियली आई विश अ डे विल कम जब, जैसे आप कह रहे हैं कि 5-5 हो, 10 हो, जितने भी हो, हमारे सारे टीवी चैनल्स हो और हर तरह की स्टोरीज करें दोनों तरफ से. जो पाकिस्तानी, जब मेरी बात होती थी, मैंने कहा यार आपने इंडिया देखा ही नहीं, आपने हमारे आईटी इंडस्ट्री को नहीं देखा, आपने हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का आप कुछ नहीं जानते. आप सिर्फ यही कहते हैं कश्मीर, और इसी पे आप मतलब इसी पे बात खत्म हो जाती है. इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री. इट्स नाउ इन द G20. It's it's one of the biggest economies in the world. It's one of the fastest growing economies in the world. So all this you need to understand. We can't just sit there and say no, we don't want to understand. We don't want to understand Pakistan. हमें सब पता है पाकिस्तान में क्या होता है. और जो अ, ये भी बता दूं कि people who follow Pakistan, एंड आई एम श्योर पीपल हु फॉलो इंडिया इन पाकिस्तान, इनको सब पता है. पर ये एक बहुत नीश तबका है. मतलब कोई सम जर्नलिस्ट, कोई थिंक टैंक के लोग होंगे, पर जो आम जनता में जो जैसे न्यूज फैलती है वो एक अलग तरीके किस्म का होता है. वो स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स करता है दोनों दोनों तरफ. और ये यही है, आई मीन दिस इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इट, कि जो स्टीरियोटाइप को रीइंफोर्स करता है अ, उसका कोई इसमें वो नहीं है. देयर इज नो वे टू ब्रेक इट रियली. तो आप ये फरमाएं कि क्या हमें फ़ायदा हो सकता है, दोनों मुल्कों का क्या फ़ायदा हो सकता है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का क्या फ़ायदा हो सकता है अगर अच्छे रिलेशंस हों? कौन से एरियाज़ हैं जिनमें पाकिस्तान जो है वो इंडिया से बेनिफिट कर सकता है? बहुत बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं. एक तो आपसे पहले भी डिस्कस हुआ है ये एजुकेशन. We have Indian Institutes of Technology. We have several liberal arts institutions now, like Ashoka University, Jindal University, Kriya University. We have, you know, our IT industry is there. The science and technology, all this is on one side. Then there is. It used to be. They used. I mean, if relations were normal, there would be trade as well. And I know for a fact that I have met a gentleman वहां पे आपकी तरफ मैं किसी एक ऐसे शख्स से मिली हूँ जो माइक्रो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स इंडिया से इंपोर्ट कर रहे थे उस टाइम में, जब इसका अलाउड नहीं था. उस टाइम में इंपोर्ट कर रहे थे, बट थ्रू अ थर्ड कंट्री, through Abu Dhabi, and or through one of the places there in UAE. And he used to tell me that this is so expensive. This is so expensive. It's so much easier that I can just take this technology because to it is available in India, and we can do this for our horticulture farms, for everything. But this is not available to him directly. I have seen biscuits that are made in India, branded biscuits that are made in India. उसमें uh, उसमें वो नहीं होता था manufactured in India.
but they were available in many grocery shops in Pakistan coming through UAE. So all this, which ये जो ड्यूटीज हैं, कस्टम्स ड्यूटीज या जो भी कहें, जो एक्चुअली सरकार को जानी चाहिए, वो बीच में वेस्ट हो रही है, बिकॉज योर दिस इज ऑल इनफॉर्मल ट्रेड थ्रू सम थर्ड कंट्रीज, आइदर थ्रू थाईलैंड और थ्रू हांगकांग, और इस तरफ अबू धाबी और सम अदर कंट्री इन द मिडल ईस्ट. तो ये वेस्ट है ना, मतलब इट्स अ नेशनल वेस्ट. वागा वी हैव, so these are the things that could Pakistan could benefit, but पर आप लोगों ने एक स्टैंड ले लिया है कि कश्मीर में अगर you know the government doesn't meet certain conditions, then उससे पहले हम बातचीत भी नहीं करेंगे और ट्रेड भी नहीं होगा. और इसके हवाले से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि India has a lot of problems with China. इंडिया के, I mean, it's almost like वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो एक हॉट बॉर्डर की तरह उसका मतलब वैसा हो ही गया है. मतलब वहां पे you know we have to renegotiate that whole thing with China, and relations are not with China. They're at this point very very, I won't say they are very good, but in the last 2 years since 2020, जब से उनका ये एक्शन शुरू हुआ हमारे हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तब से हमारा ट्रेड एक्चुअली बढ़ा है उनके साथ. इंडिया चाइना ट्रेड हैज इंक्रीज्ड even though there were economic sanctions, because I think there is a realization that if you're part of a global the global economy, then you have to trade, that some trade has to take place, some exchange, these exchanges are necessary. अगर आपको आपके कंट्री के लिए कोई तरक्की चाहिए, तो you have to be part of this global systems. Therefore, there is a pragmatism. ये थोड़ा रियलाइजेशन आ चुका है. ऑल्दो इंडिया ने बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स बैन किए, टिकटॉक बैन हो गया यहाँ पे 2020 के बाद. ऐसे बहुत सारे इंडियन साइट्स हैं, सॉरी चाइनीज साइट्स हैं, जो रेगुलरली अपडेट होते हैं कि अब इन्होंने 20 साइट और बैन किए चाइनीज साइट्स, अब इन्होंने 30 साइट और बैन किए. पर ट्रेड चल रहा है, एंड इट्स बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इन चाइनाज फेवर. मतलब वहां से इंपोर्ट ज्यादा हो रही है. तो ये मैं ये कहना चाहती थी कि ये पाकिस्तान and India can also take a pragmatic view and decide to do this trade. But और last year we came close, 2021 में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके और जनरल बाजवा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट स्पीच ऑल्सो उन्होंने की कि जियो इकोनॉमिक्स करना चाह रहे हैं हम, जियो पॉलिटिक्स नहीं करना चाह रहे, जियो इकोनॉमिक्स करना चाह रहे हैं. अगर जियो इकोनॉमिक्स करना है, तो जियो इकोनॉमिक्स का तो ट्रेड होता है, कनेक्टिविटी होता है, और ये सारे जो लफ्ज हैं वो उनके स्पीच में थे. कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा उन्होंने उस पर जोर दिया और कहा कि ये बनाना जरूरी है पाकिस्तान को प्रॉस्पर करने के लिए. और फिर गवर्नमेंट की तरफ से सिग्नल आया कि लिमिटेड ट्रेड शुरू करेंगे शुगर में एंड कॉटन में, क्योंकि दोनों के प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो चुके थे उस टाइम पाकिस्तान में. तो देयर वाज अ प्रैग्मेटिक थिंकिंग कि इंडिया से इंपोर्ट कर लो और प्राइसेस को लोअर करो सो दैट द पीपल बेनिफिट. बट सडनली देयर वाज अ backlash against this from within the government, and the prime minister came out saying that नहीं, तब तक नहीं हो सकता जब तक कश्मीर में स्टेटस को एंटी नहीं होगा पूरी तरह से. मतलब everything has to be restored to how it was before August 5th 2019. और मैं ये भी बता दूं इंटरेस्टिंग दैट मैंने उनका इमरान खान का एक इंटरव्यू सुना अभी पीछे कमरान खान के साथ, उनके कमरान खान के शो में. इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू, अ लॉट ऑफ पीपल टॉक्ड अबाउट इट ऑन योर साइड. उसमें कई लोगों ने शायद ये एक लाइन इंडिया के बारे में था, उन्होंने बीच में उन्होंने ऐसे ही जस्ट सेड इट, रनिंग में बोल दिया उसको भी कि हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, पर
at least they should restore statehood in Jammu and Kashmir. So this is now a change in position. I mean, last year, the reason they broke off was earlier उन्होंने कहा था कि स्टेटहुड दे दें तो हम तैयार हैं. फिर जब वो बैकलैश हो गया उस पे, तो उन्होंने बाहर आके कहा कि कैबिनेट मीटिंग से बाहर आके कहा कि नहीं करेंगे ट्रेड इंडिया से जब तक पूरा स्टेटस को एंटी नहीं रिस्टोर हो जाता. सो आई थिंक these are also responses to politics. This is to political compulsions. मुझे लगता है कि actually शकील साहब, if you allow me to say this, मुझे लगता है कि दोनों तरफ एक अंडरस्टैंडिंग है कि LOC चेंज नहीं हो सकता. Okay, both sides understand it, but I think there are frequent expressions के on your side there are more, on our side there have been some कि हम गिलगिट बाल्टिस्तान और जो जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो सब भी हम लेके आएंगे. और आपकी तरफ से ये होता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर की आज़ादी या व्हाटएवर, और ये UN सिक्योरिटी काउंसिल्स के अंडर ही ये रिजॉल्व होगा. ये बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने में आता है. और जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि both sides know that these are not the solutions, but somehow politically ये नहीं कह पा रहे अपने लोगों से कि बॉस यही है solution, LOC है, और जो है हमारे साइड में हुई है. और काफी हद तक मुझे लगता है जो इन्होंने कश्मीर का जो ये स्पेशल स्टेटस जो रिमूव किया है, उससे पाकिस्तानी साइड को थोड़ा सा ये और भी अंदाजा हो गया कि you can't change that LOC. Although on the Indian side we always maintain that this is an internal arrangement. ये हमारा internal arrangement है जो इसका special status को हमने हटाया है, और this has got nothing to do with our claims on the other side. ये वो कहते हैं. So now they are saying that जो अगर कुछ बातचीत करने को रह गया पाकिस्तान के साथ, वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान का, ये कहते हैं हमारी तरफ. बट आई थिंक बोथ साइड्स नो कि ये सारा सोल्यूशन नहीं है. ये ओनली सोल्यूशन इज व्हाट एग्जिस्ट्स नाउ. ओके, अच्छा ये बताइएगा कि कश्मीर में अब क्या सिचुएशन है. टूरिज्म काफी फ्लरिश कर रहा है वहां पे, मिलिटेंसी कम हुई है, और क्या G20 समिट जो है नेक्स्ट ईयर, will it be held in the state of Jammu and Kashmir or will it be held in New Delhi? क्या है लेटेस्ट? नहीं, एक I'll just tell about the last question जो आपने पूछा G20 के बारे में, वो मैं पहले उसका जवाब दे दूं. ये G20 में ये 200-300 मीटिंग्स होंगी, और अभी कोई तय नहीं हुआ है कि कौन सा वाला मीटिंग वहां पे होगा. समिट मेरा नहीं ख्याल है कि कश्मीर में होगा, समिट तो दिल्ली में ही होगा. शायद कोई जो साइडलाइंस में जो मीटिंग्स चलते रहते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स, G20 के बहुत सारे मीटिंग्स हैं. एक साल प्रेसिडेंसी है इंडिया का, और आई थिंक समिट से पहले भी कोई मीटिंग होगी, समिट के बाद भी कोई मीटिंग्स चलेंगी. तो ये, और इस पूरे साल में एज आई सेड ये 200-300 के करीब मीटिंग्स होंगी. तो आई थिंक वो कोई एक मीटिंग वहां पे शायद, या मे बी 2 मीटिंग्स, नॉट श्योर, वहां पे कश्मीर में शायद करने का कोई प्लान है, पर अभी कोई पक्का कुछ नहीं है. वहां पे आपने सिचुएशन के बारे में पूछा, तो वहां पे आपने कहा टूरिज्म है. टूरिज्म तो बहुत है, लोग बहुत जा रहे हैं, पर मैं ये भी समझती हूँ कि टूरिज्म का ये मतलब नहीं है कि वो प्लेस वहाँ पे नॉर्मल है. अभी भी आप कश्मीर में जाएंगे तो आप सुनेंगे कि there is about that people are being repressed, and I believe that in the last 3 years काफी मतलब चेंजेस आई हैं जिस तरह से द स्टेट डील्स विद कश्मीरीज.
It is now much, if I can call it, um, there is, dissent is very quickly dealt with. Um, Unlawful एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगा देते हैं लोगों पे, फेसबुक पोस्ट तक टॉलरेट नहीं होते, सोशल मीडिया पे नहीं टॉलरेट करते लोगों ने। अब फेसबुक पोस्ट वगैरह बंद कर दिया है, वहां पे बहुत चलता था फेसबुक वगैरह में, वो सब बंद कर दिया है। मीडिया तो खत्म हो चुका है कश्मीर का। सो बहुत सारे चेंजेस आए हैं पिछले पिछले 3 साल में, जो पहले आप इन चीजों को नहीं कह सकते थे। दैट it had a pretty vibrant press, but now it has absolutely no journalism. So it is quite sad to see all that. And then as I said, ये जो UAPA के अंदर लोगों को अरेस्ट करते हैं, and then sedition law is also used quite frequently. So these are not very positive developments. So you can't say that it is normal. There have been in recent पिछले 8-10 मेरे ख्याल अब ऑलमोस्ट ईयर से, लास्ट अक्टूबर से जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं कश्मीरी पंडित्स या हिंदूज की, या जो नॉन माइग्रेंट्स वहाँ पे हमेशा से काम कर रहे हैं वहाँ पे, जो बाहर से वर्कर्स आते हैं फॉर वेरियस थिंग्स, मेसनरी वर्क, हाउस बिल्डिंग, इस तरह का जो काम होता है, उसके लिए जो आते हैं, उन पे हमले हो रहे हैं आज over the last 8-10 months. And these are all worrying developments there. So I wouldn't say that the situation is normalized. There is still a lot of discontent. I would say that that the special status of Kashmir has been taken away, but people are, all the parties are planning to contest elections. All the major parties are, whenever they will be held, there is a view that the elections are going to be held, मतलब जल्दी ही इलेक्शंस होंगे, ये ऐसा महसूस हो रहा है वहाँ पे पार्टीज में। वो अपने पोजीशंस क्लियर कर रहे हैं अमंगस्ट ईच अदर। तो और आज जैसा आपने देखा होगा रिसेंटली कांग्रेस पार्टी से गुलाम नबी आज़ाद जो जम्मू के हैं, वो निकल के आ गए कांग्रेस से, और उन्होंने ऐलान किया कि वो अपनी पार्टी चलाएंगे, सेटअप करेंगे, अनाउंस करने वाले हैं ये, उन्होंने ऐसा कहा है। और कश्मीर और जम्मू का वो दौरा कर रहे हैं, जगह जगह पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं। तो देयर इज एक पॉलिटिकल एक्टिविटी कुछ चल पड़ा है, यू कैन से दैट, थोड़ा बहुत चल पड़ा है, जो आपको इतना दिखने में नहीं आया। इतने सारे लोग अरेस्ट हो गए इमीडिएटली आफ्टर August 5th 2019 के पॉलिटिकल एक्टिविटी तो आपको कुछ दिखा ही नहीं, और 3 साल तक तो कुछ भी नहीं था। तो ये सारा थोड़ा सा अभी चल पड़ा है। बट आई वुड स्टिल से, बीइंग अ जर्नलिस्ट, इट रियली हर्ट्स मी कि जर्नलिस्ट, पीपल टेल यू कि फ्यूचर नहीं है जर्नलिज्म में। मैं बहुत सारे जर्नलिस्ट को वहाँ पे जानती हूँ जिन्होंने छोड़ दिया कि आप तो कुछ यहाँ पे लिख भी नहीं सकते। सो कोई होटल्स में चले गए, कोई कुछ और कर रहे हैं, कोई रियल एस्टेट में चले गए, इस तरह का, सो इट्स वेरी सैड एक्चुअली टू सी दैट। अच्छा, सैयद अली गिलानी ने एक दफा कहा था कि मुसलमान जो है वो एक नॉन मुस्लिम सोसाइटी में, सेकुलर सोसाइटी में नॉन मुस्लिम्स के साथ नहीं रह सकता, और वो टू नेशन थ्योरी की बेसिस पे कश्मीर के मसले को रिजॉल्व करना चाहते थे। और उसी तरह की एक स्टेटमेंट जो है सरदार मसूद खान ने दी, जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे AJK के, आजकल US में एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के। तो उन्होंने भी कहा था कि हम 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर इसका रेजोल्यूशन चाहते हैं, और 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद इस्लाम है। तो आप कैसे देखती हैं इन स्टेटमेंट्स को, बिफोर वी कंक्लूड? नो, आई कंप्लीटली रिजेक्ट दिस आइडिया, और मैं बिल्कुल नहीं मानती इसमें कि यहाँ पे इंडिया में मुसलमान नहीं रह सकता। यहाँ पे रह रहे हैं हमारे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो है, मतलब आई थिंक इट इज क्लोज टू द पाकिस्तानी पॉपुलेशन
पाकिस्तान का जो मुस्लिम पॉपुलेशन है और इंडिया का जो मुस्लिम पॉपुलेशन है एक बराबर है। और ये सिर्फ इंडिया एक सिर्फ कंट्री है जहाँ पे अलकायदा ने अपना पैर नहीं जमा पाया। तो आप इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पे there are problems. I'm not denying there are no problems. Okay, and there have been a lot of issues of late. जैसे मैंने पहले ही कहा कि लिंचिंग्स हुए, आपका डाइट क्या है, आप किससे शादी करना चाह रहे हो, मतलब ये सारी सारी चीजें, नमाज आप खुले में पढ़ सकते हो कि नहीं, मतलब हर रोज एक इश्यू उठता है। और ये मुझे लगता है ये एबरेशन है। दिस इज एन एबरेशन, बट आई थिंक this is one of the countries where which it has, you know, despite despite all efforts to paint it as a Hindu country, has is host to a huge Muslim population, and I'm proud of that. And I don't think that anything will change that. I think uh, there is most and I think most Hindus would feel that that this is how it is. I'm saying that there are problems, but those problems are not so threatening that that now we have to believe in Gilani Saab's predictions or prognosis or Masood Khan's statements. No, I completely reject that. And I can tell you that the Citizenship Amendment Act, which came up in 2019, many people at that time said, okay, even in India, some politicians said that, not the ruling party politicians, but opposition politicians, many people and others, activists and others said this, you know, this is going towards vindication of Jinnah's theory that Muslims can't live in India, and that ये सारा उसी तरफ बढ़ रहा है कि हम एक हिंदू पाकिस्तान बन जाएंगे। पर मैं अभी कह सकती हूँ कि आज तक उस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स नहीं बने हैं। मतलब देयर इज नो वे दैट इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड येट। सो आई हैव होप दैट कि वो कभी इट विल नॉट बिकम लॉ। और जो एनआरसी, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, वो इन्होंने जो इसके साथ जो लिंक था, जो इन्होंने असम में चलाया, वो कहीं और रेप्लिकेट नहीं हुआ। मीनिंग there's no effort to do the same exercise किसी और स्टेट में अभी तक। और So ये जो I लॉ think है these ना, are aberrations. ये जो लॉ भी है पाकिस्तान में, तो काफी इसको मिस इंटरप्रेट भी किया गया और लोग जानते भी नहीं है, बस वो हेडलाइंस देख लेते हैं। तो ये तो लॉ जो है 2014 तक है, कि जो 2014 तक आ गए लोग, उनको एक फास्ट प्रोसेस के जरिए सिटीजनशिप दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Shakil Saab. Thanks a lot.